बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज का पहला अध्याय, जिसका कि हम लोग प्रश्नोत्तर कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने 3 प्रश्नों को किया था और आज हम लोग उसके शेष 2 प्रश्नों को पूरा करके फिर पाठ अध्याय 2 जो है वो तलाश, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है यहाँ पर 3 प्रश्न हम लोग कर लिए थे, उसके बाद का जो प्रश्न है प्रश्न 4। ये 4 आज की डेट है। प्रश्न 4, नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठा ली? कलम क्यों उठा ली, ये प्रश्न है और इसका हम लोग उत्तर करेंगे। नेहरू जी को बागवानी के लिए नेहरू जी को बागवानी के लिए खुदाई का काम जारी रखने के लिए खुदाई का काम जारी रखने के लिए अधिकारियों की मंजूरी नहीं मिलने पर अधिकारियों की मंजूरी नहीं मिलने पर उन्होंने विवश होकर नहीं मिलने पर उन्होंने विवश होकर जेल में इतिहास लेखन के लिए विवश होकर जेल में इतिहास लेखन के लिए कलम उठा ली। कलम उठा ली। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि चांद बीबी की हत्या किसने की? प्रश्न 5, चांद बीबी की हत्या किसने की? यहाँ पर हम लोग अब इसका उत्तर करेंगे। अब इसका उत्तर हम लोग करेंगे। उत्तर है इसका, चांद बीबी की हत्या चांद बीबी की हत्या उसके एक साथी ने की थी।
चांद बीबी की हत्या उसके एक साथी ने की थी। और अब हम लोग यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 2 है तलाश, और तलाश के बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं अध्याय 2 तलाश। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे अध्याय 2 तलाश। इस पाठ के बारे में हम लोग मुख्य बातें जानेंगे और फिर इस पर आधारित प्रश्नों को किया जाएगा। तो तलाश जो है, इस पाठ के माध्यम से नेहरू जी ने कहने का यह प्रयास किया है कि भारत के अतीत में ऐसी दृढ़ शक्ति रही है कि उसे कोई डिगा नहीं सकता, अर्थात उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मिटा नहीं सकता। यदि हम 5000 सालों के पीछे मुड़कर देखें तो पाते हैं कि भारत का मुकाबला पूरा संसार नहीं कर सकता। जनसंख्या का विशाल समूह होने के बावजूद भारत में मजबूती के साथ एकजुटता दिखाई देती है। यहाँ पर इस पाठ में सबसे पहला जो शीर्षक है वो है भारत की अतीत की झांकी, यानी कि भारत में क्या क्या हुआ, वहाँ से इसकी शुरुआत है। तो नेहरू जी इस पाठ के माध्यम से कहते हैं कि बीते सालों में उनका यह प्रयास रहा है कि वे भारत को समझें और उसके प्रति उनके प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करें। कभी कभी उनके मन में यह भी विचार आता था कि आखिर भारत क्या है, यह भूतकाल की किन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता था, उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया। भारत उनके खून में रचा बसा था। उन्होंने भारत को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखा था। क्या अब वह अपनी शक्ति को खो दिया है? इतना विशाल जनसमूह होने के बावजूद भारत के पास कुछ ऐसा है जिसे जानदार कहा जा सके। इस आधुनिक युग में तालमेल किस रूप में बैठता था, यानी कि आधुनिकता के साथ साथ वो किस तरह से अपने आप को सामंजस्य स्थापित करता था। उस समय नेहरू जी भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़े थे। इस नगर को 5000 वर्ष पहले का बताया गया है। यह एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी और इसका ठेठ भारतीयपन हमारी आधुनिक सभ्यता का आधार है। भारत ने फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया तथा भूमध्य सागर के लोगों को प्रभावित किया तथा स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ। नेहरू जी ने आने वाले विदेशी विद्वान यात्री जो चीन और पश्चिमी व मध्य एशिया से आए थे, उनके द्वारा लिखित साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों से भारत की उपलब्धियों के बारे में जाना। हिमाचल पर्वत व उनसे जुड़ी प्राचीन कथाओं को भी उन्होंने जाना और वे हिमालय में भी घूमते रहे, जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट का संबंध है। पहाड़ों के प्रति, विशेषकर कश्मीर के प्रति उनका विशेष लगाव रहा। भारत की विशाल नदियों ने भी उन्हें आकर्षित किया। इंडस या सिंधु के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। यमुना के चारों ओर नृत्य उत्सव और नाटक से संबद्ध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं और भारत की नदी ने भारत के हृदय पर राज किया है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। तो भारत जो है वो अनेक देशों की संस्कृतियों से
संस्कृतियों को प्रभावित भी किया है और प्रभावित भी हुआ है। यहाँ पर हम लोग कुछ कठिन शब्दों को जानेंगे। तो कठिन शब्दों में सबसे पहले विश्लेषण है। विश्लेषण का अर्थ होता है सही गलत का विचार करना। विश्लेषण सही गलत का विचार करना। और दूसरा शब्द है अवधारणा। अवधारणा कहते हैं विचार को। अवधारणा मतलब विचार। और आलोचक, आलोचक उसे कहते हैं सही गलत दोनों धारणाएं प्रकट करने वाला। आलोचना करने वाला आलोचक होता है, अर्थात सही गलत दोनों धारणाओं को प्रकट करने वाला। दोनों धारणाओं को प्रकट करने वाला। आलोचक जो है वो सही गलत दोनों ही बातों को सुनता है और उस पर अपने विचार प्रकट करता है, उसे आलोचक कहते हैं। और शंकाएं यानी कि संशय। शंकाएं अर्थात संशय। और खारिज करना मतलब समाप्त। खारिज। खारिज का अर्थ होता है समाप्त। और जीवंत मतलब सदा रहने वाला। जीवंत सदा रहने वाला। और वजूद कहते हैं आधार को। वजूद। वजूद मतलब आधार। और टीला कहते हैं मिट्टी या रेत के टीला। मिट्टी या रेत के जमाव से बना एक ऊंचा स्थान। उसे टीला कहते हैं। जो मिट्टी और रेत के जमाव से ऊंचा स्थान बन जाता है उसे टीला कहते हैं। और तेजस्थिता यानी कि प्रकाशमय। और मिथकों कहते हैं अविश्वसनीय धारणाओं को। मिथक कहा जाता है जिसमें कि हम विश्वास नहीं करते हैं, एक तरह की अविश्वसनीय धारणाएं होती हैं। अब जो है भारत की विशाल नदियों ने भी उन्हें आकर्षित किया था। और भारत की नदी गंगा ने भारत के हृदय पर राज किया है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा जो है, गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। भारत के अतीत की कहानी को स्वरूप देने वाली अजंता और एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं व दिल्ली तथा आगरा की विशेष इमारतों ने भी नेहरू जी को भारत के अस्तित्व के बारे में अवगत कराया। जब भी वे अपने शहर इलाहाबाद या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले को देखने जाते
तो उन्हें एहसास होता था कि हजारों वर्ष पूर्व से उनके पूर्वज भी इस स्नान के लिए आते रहे हैं। विदेशियों ने भी इन पर्वों के लिए बहुत कुछ लिखा। उन्हें इस बात की हैरानी थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था है जो भारतीयों को कई पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। उनकी यात्राओं ने अतीत में देखने की दृष्टि प्रदान की। उन्हें सच्चाई का बोध होने लगा। उनके मन में अतीत के सैकड़ों चित्र भरे पड़े थे। 2500 वर्ष पहले दिया महात्मा बुद्ध का उपदेश उन्हें ऐसा लगता जैसे बुद्ध अपना पहला उपदेश अभी दे रहे हों। अशोक के पाषाण स्तंभ अपने शिलालेखों के माध्यम से अशोक की महानता प्रकट करते। फतेहपुरी सिकरी में अकबर सभी धर्मों में समानता को मानते हुए मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल खोजता फिरता है। इस प्रकार नेहरू जी को प्राचीन 5000 वर्ष पूर्व से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में विलक्षणता साफ और स्पष्ट तथा वर्तमान के धरातल पर सजीव प्रतीत होती है। अब यहाँ पर जो दूसरा शीर्षक है वो है भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति और सीमा के बारे में लंबे समय से खोज हो रही है और नई वैज्ञानिक तकनीकों से पश्चिमी देशों को सैन्य शक्ति के विस्तार का मौका मिला। इन शक्तियों का प्रयोग कर इन देशों ने पूरब के देशों पर अधिकार कर लिया। प्राचीन काल में भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी, लेकिन बाद में इसमें काफ़ी गिरावट हो गई। नई खोजों की लालच में परिश्रम की कमी होने लगी। नित्य नए आविष्कार करने वाला भारत दूसरों का अनुकरण करने लगा। विकास के कार्यों में शिथिलता आने लगी। साहित्य रचना अधिक होने लगी। सुंदर इमारतों का निर्माण करने वाले भारत में पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण पच्चीकारी वाली नक्काशी की जाने लगी। तो ऐसी नक्काशी की जाने लगी। सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अलंकृत और जटिल साहित्य शैली विकसित हुई। विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती चली गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। इस हालत में भारत का पतन होने लगा, जबकि इस समय में विश्व के दूसरे हिस्से लगातार प्रगति करते रहे। इन उपरोक्त बातों के साथ साथ यह भी नहीं कहा जा सकता है कि इतना कुछ होने पर भी भारत की मजबूती, दृढ़ता और अटलता को हिला नहीं सका। कोई भी जो है इसे हिला नहीं सका और प्राचीन भारत का स्वरूप तो पुराने रूप में रहा, लेकिन अंदर की गतिविधियां बदलती रहीं। भले ही नए लक्ष्य खींचे गए, लेकिन पुरानी व नई सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रही। इसी लालसा ने भारत को गति दी और पुराने की जगह नए विचारों को आत्मसात करने का सामर्थ्य दिया। तो इस तरह से यहाँ पर भारत की शक्ति और सीमा के बारे में बताया गया। और अब यहाँ पर शीर्षक है भारत की तलाश। नेहरू जी की सोच यह थी कि भारत का अतीत जानने के लिए पुस्तकों का अध्ययन, प्राचीन स्मारकों तथा भवनों का दर्शन, सांस्कृतिक उपलब्धियों का अध्ययन तथा भारत के विभिन्न भागों की पद यात्राएँ पर्याप्त होंगी। ऐसा उनको लगता था कि जो है भारत के इतिहास को जानने के लिए जो है इतना ही पर्याप्त होगा कि पुस्तकों का अध्ययन कर लिया जाए और प्राचीन स्मारकों और भवनों का दर्शन कर लिया जाए और सांस्कृतिक उपलब्धियों का अध्ययन कर लेते हैं और इससे हम इसके बारे में लिख सकेंगे। पर इन सब से उन्हें वह संतोष न हो सका जिसकी उन्हें तलाश थी। इतना करने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं था। उन्होंने भारत के नाम पर भरत नाम की प्राचीनता बताई। उन्होंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कैमोरीन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने देश के किसानों की विभिन्न समस्याओं, गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और पुलिस अत्याचार पर चर्चा की।
उन लोगों को प्राचीन महाकाव्यों, दंत कथाओं की पूरी जानकारी थी। ग्रामीण अभावों में रहते हुए भी भारत की शान थे। जो बात उनमें थी वह भारत के मध्यम वर्ग में नहीं थी। केवल उत्तेजना के भाव रहते थे। नेहरू जी इस बात से भी अपरिचित न थे कि भारत की तस्वीर कुछ कुछ बदल रही है, क्योंकि हमारा देश 200 वर्षों से अंग्रेज़ों के अत्याचार झेल रहे थे। काफ़ी कुछ तो उसी कारण समाप्त हो गया, लेकिन जो मूल्य या धरोहर बच गई वह सार्थक है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो निरर्थक व अनिष्टकारी है। तो इस प्रकार भारत की तलाश में जवाहरलाल नेहरू ने बहुत कुछ जो है भारत की बदलती हुई तस्वीर के बारे में देखा, और इसका जो कारण था वो 200 वर्षों से अंग्रेज़ों का अत्याचार था, जो कि भारत के लोग जिसे झेल रहे थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने भारत की तलाश के अंतर्गत ये जाना कि किस प्रकार जो है यहाँ पर लोगों का प्रभाव, विदेशी लोगों का प्रभाव पड़ रहा था। तो इसका शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।